बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, अगर दिन ब दिन आप पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल देखें तो हालत बहुत तशवीशनाक होती चली जा रही है। और ये अब सिर्फ हुकूमत के ही लोग नहीं, हर तरफ से आपको आवाज़ें आएंगी। जो कि डार साहब हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, हाँ एक तरीके से हम ये बात करते आए हैं, पिछले शोज़ में भी हमने बात की थी जब भी इकॉनमी का जिक्र किया जाता है कि जी वज़ीर ख़जाना की जॉब ही ऐसी है कि उसने तसल्ली देनी अपनी आवाम को कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं, सब सही हो जाएगा। डार साहब अभी भी वही बात दोहरा रहे हैं कि मईशत सही समत में जा रही है। लेकिन खुद हुकूमत की जब मैंने बात की तो हुकूमत में बैठे अपने लोग भी अब ये बात करते हैं कि ये हालात अभी इतनी आसानी से संभलते नजर नहीं आ रहे। अप्रैल में इसी साल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता किया गया और 13 जमातें आई बरसरे इक़्तिदार ये कहकर कि इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मईशत का सत्यानाश कर दिया है, अब हम आएंगे और मुल्क को बचाएंगे, मुल्क की मईशत को मजबूत करेंगे। लेकिन हालत यह है कि दिन ब दिन मईशत जो है वो गिरती ही चली जा रही है। अभी आपके सामने ही है कि जो IMF के साथ बातचीत हो रही है वो मामला भी दरमियान में लटका हुआ है। जो 9th रिव्यू है पाकिस्तान की इकॉनमी का, जो हमें IMF से बेल आउट जो पैकेज है उसकी एक किस्त मिलनी है। फिर पाकिस्तान साथ ही साथ सऊदी अरेबिया से मदद मांग रहा है, चीन से मदद मांग रहा है, वो मदद मिलती है नहीं मिलती, और कब तक हम इसी तरीके से इमदाद पर चलते रहेंगे। ये हुकूमत जब आई तो इनके दावे क्या थे, इस पर अमल कितना हुआ है, आज खुद ये बात करने पर मजबूर हैं वो कि बिल्कुल इकॉनमी जो है उसकी बहुत बुरी हालत है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ अगर स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखें तो एक तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो कितना ज़्यादा गिरा है, उसके स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने जो है वो -4% हैं। और ये सर्वे ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है जो आपके सामने रखा जा रहा है। सितंबर अक्टूबर के दौरान ये इसी साल सर्वे हुआ। फिर जो फॉरेक्स क्राइसिस है आपका वो बढ़ता ही चला जा रहा है। मार्च 2022 में जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो $11.4 बिलियन थे, जो कि अब गिर के $6.7 बिलियन हो गए हैं। और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। 2 मिनिस्ट्रीज के हवाले से अगर हम यहाँ पर बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से बहुत सारे इस किस्म के नोटिफिकेशंस या जो प्रेस रिलीजेज हैं वो भी सामने आती रहती हैं। लेकिन वाहिद मिनिस्ट्री जिसके हवाले से हम हमेशा कहते हैं कि जी वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के दिफा की ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनके मामलात पूरे होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी यहाँ तक के रोक दिया गया है या उनको भी ये हिदायत की गई है कि कुछ भी आप अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह है उसको इंपोर्ट करने से पहले आप फॉरेक्स अवेलेबिलिटी ज़रा चेक कर लीजिएगा। तो ये अब हालात हैं। और आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ब्लेम गेम है वो तो चल ही रहा है कि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जाने वाली हुकूमत के हवाले से हर आने वाली हुकूमत यही बात करती दिखाई देती है कि हमारे साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि माजी की हुकूमत नाअहल थी और वर्षे में हमें वो ये क्राइसिस देकर गई है। लेकिन ये हुकूमत जो इसी दावे के साथ आई थी कि हम मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे, ये क्यों नाकाम हो गई है। पहले तो ज़रा मैं आज का खान साहब का ज़रा शॉर्ट सुनाना चाहूँगी आपको, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की है। आपको याद होगा कि इनके दौरे हुकूमत में एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी जिसको इकॉनमी से लिंक किया गया था कि अगर मुल्क का दिफा मजबूत हो, सिक्योरिटी मजबूत हो, तो उससे पहले आपको मुल्क की मईशत जो है वो मजबूत चाहिए। ज़रा सुनाइएगा आज खान साहब ने क्या बात की। तो जब माइशत नीचे जा रही है, सारे पाकिस्तान के इदारों से आज बात कर रहा हूं कि ये जो होने जा रहा है ये आप सबको इफेक्ट करेगा, सारा मुल्क ही नीचे जाएगा। तो ऐसे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हमारे मुल्क से हुआ है, जिस तरह किसी ने प्लान करके हमारे मुल्क को इस तरफ लेके जा रहा है कि मुल्क अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद सबसे पहले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होगी। लेकिन अगर मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो जो लोगों ने हमें फिर वहां से बेल आउट करना है वो क्या कीमत मांगेंगे, हम सब जानते हैं वो क्या कीमत मांगेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का ये मानना है कि ये सब कुछ मुल्क के साथ एक साजिश के तहत हुआ है और जो इदारे पाकिस्तान को बेल आउट करेंगे वो क्या कीमत मांगेंगे।
क्या पाकिस्तान को इसकी प्राइस अदा करनी पड़ेगी, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा साथ साथ ये भी सुना दीजिए कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे को लेकर, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या कहते हैं वो भी दिखाइए। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दुआओं से इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। ये जो डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कब्र तक तो जाएगा, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करे। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, उनको लगता है कि बयानिया सिर्फ जो है वो खान साहब ने बनाया है, और इसी तकरीर के अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि मुल्क को बदनाम करने के लिए पीटीआई ऐसा कर रही है। आज जो हमारे साथ पैनल मौजूद है उनका तारुफ आपसे करवा दूं। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के और चेयरमैन फाइनेंस कमेटी हैं। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराए इकॉनमी। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर हैं वजारत ख़जाना के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का। पहले तो कैसे शेख साहब आप ही से मैं आगाज़ करना चाहूँगी, जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है 22 करोड़ अवाम की दुआओं से इंशाअल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, तो बस अवाम की दुआओं पे ही आपका तकिया है या अपनी भी कोई पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, आपने मौजूदा हालात पे बड़ी अच्छा प्रोग्राम रखा है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यही प्रोग्राम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बजाय कि हम जो पॉलिटिकल टर्माइल हमने मुल्क में शुरू किया हुआ है। देखिए, ये तो बात सही है, अल्लाह ताला फजल करेगा, और हमारी अपनी सबकी भी मेहनत है, सबकी मेहनत है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, और ये डिफ़ॉल्ट का तो कोई डर नहीं, लेकिन डिफ़ॉल्ट से मतलब क्या है? डिफ़ॉल्ट से मतलब ये है कि किसी की अगर हमने जो पेमेंट्स ड्यू हैं वो हम दे देंगे उनके टाइम पे, लेकिन वो किस तरह देंगे? देखिए, अगर मैंने 10 करोड़ रुपया किसी का देना है और किसी टाइम पे, और मैं 12 करोड़ नया किसी से कर्जा लेके उनको 10 करोड़ वालों को पे कर दूंगा, तो मैं डिफ़ॉल्ट नहीं करूंगा। लेकिन हमारी इकानमी मुसलसल जवाल पजीर है, और ये बात मैंने आज नहीं कर रहा, मैंने 12 मई 2022 को, जबकि 1 महीना 2 दिन हुए थे, एक 25 मिनट की डिटेल मेरी तकरीर है नेशनल असम्बली में, जिसमें मैंने ये कहा था कि हम बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, और हमें सबको मिल के इस वक्त हमें इलेक्शन की बात नहीं करनी चाहिए, इस वक्त हमें जलसे नहीं करने चाहिए। मैं ये कह रहा था कि मरीज जो है वो वेंटिलेटर पे है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात उस वक्त का अगर हम सब मिल के बैठ जाते आज 6 महीने पहले, तो आज जो हालात हैं दिन ब दिन, ये जो आपने ये -4 कहा ना कि बिजनेस कॉन्फिडेंस, आज से महीना 1.5 महीना पहले, आज आपने पिछले हफ्ते की या कल परसों की अंदाजा नहीं किया। दिन ब दिन हमारा कॉन्फिडेंस लोग, मैं बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं कल कराची से आया हूँ, वहाँ पे मैं कई फंक्शन शादी के या लोगों के मिलने के, मैं उन्होंने सैकड़ों बिजनेसमैनों को मैं मिलता रहता हूँ, वो मुझे आके हर कोई बाहर जाने का सोच रहा है। मैं आपको गलत नहीं ऐसा ही है। ये तो अभी पिछले दिनों पाइट का सर्वे हुआ है, अगर आपने वो देखा हो, तो उसमें उन्होंने बताया है कि 1/3 पाकिस्तानी इस वक्त चाहते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं, और उसमें सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह कि 18 साल की उम्र से 24 साल की उम्र तक के नौजवान ज्यादा तादाद में हैं जो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस देखिए, मैं आपको ये चीजें हमें रोकना है इनको। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे अपने घरों के, एक तो देखें शेख साहब, आपकी जमात की हुकूमत ये कह के आई अवाम को कि वेंटिलेटर पे इन्होंने डाल दिया, आप उस वक्त अप्रैल में कहते थे मुल्क वेंटिलेटर पे है, ठीक है, तो फिर आज तो देख लें उससे भी ज्यादा बदतर हालत हो गई। एंड सेकेंडली आप PMLN के MNA हैं, आप उनकी जो फाइनेंस कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, ये बातें आप उधर किसी मीटिंग में जाके नहीं करते? वजीर आजम को या वजीर खजाना को नहीं बताते? देखिए, पहली बात तो ये दुरुस्त है कि हमें जो मिला ना उस वक्त ही, ये 2022 के जून का आपके सामने फिगर्स हैं जी, फिगर्स हैं, उस फिगर्स में कोई झूठ नहीं बोल सकता, मैं कोई किसी की साइड नहीं ले रहा। 4000 अरब रुपए का तो हमने सूद पे करना था, जून किया, इस साल किया, पिछले साल, जो अब और बढ़ गया, जो 5000 अरब रुपया हो गया। कर्ज पे कर्ज हम लेते जा रहे हैं, सूद और बढ़ता जा रहा है। अच्छा, वो फिर ये खान साहब ने तो 3 साल एक ही बात की कि हमने करंट अकाउंट को ठीक कर दिया, हालांकि जब इन्होंने हुकूमत ली तो उस वक्त 120 रुपये डॉलर था, इन्होंने उसको 188 तक पहुंचा दिया। उसके बावजूद जो कर्ज है वो बढ़ गया, और वही जो कह रहे थे हमने छोड़ा था 18 अरब। इसहाक डार साहब के पिछले बड़ी तनकीद करते थे कि इन्होंने कम रेट रखा डॉलर का, और उसकी वजह से 18 अरब रुपए करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। और आज देख लें 224-225 हो गया। 17 अरब तो ये ऊपर 70 रुपए बढ़ा के 17 अरब डॉलर तो छोड़ के गए।
करंट अकाउंट। और असद उमर मेरे साथ थे उस वक्त, चेयरमैन थे जब मैं चेयरमैन था और वो मेरे साथ थे, मेंबर थे। तो वो अक्सर कहते थे कि हम जो है अगर डीवैल्यू करेंगे पाकिस्तान रुपये को तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। जब इन्होंने डीवैल्यू किया और मैंने इनसे बार बार, अब बताइए जब ये खुद फाइनेंस मिनिस्टर बने, 6 महीने में एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ी, हम डीवैल्यू करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती जा रही। वो पीटीआई से आप शिकवा कर सकते हैं, बल्कि हम अपने प्रोग्राम्स में इनकी हुकूमत के दौरान बात करते रहे कि असद उमर पीटीआई के पोस्टर बॉय थे, खान साहब उनको साथ खड़ा करके कहते थे कि ये फाइनेंस की पॉलिसी बताएंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो पता नहीं कर्जे भी इनके मुंह पे मार देंगे, ये भी कर देंगे। फिर IMF के पास नहीं गए, वहां डिले किया, उनको हटा दिया। वो उस चीज की जाहिर है निशानदेही करता है कि उनकी पॉलिसीज कामयाब नहीं हुई। बट अभी के हालात तो शेख साहब उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपका सवाल, एक तो इन्होंने वो सारा करके गए, IMF से समझौता करके ये अमल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद आपने सवाल किया कि आप फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। अब मुझे बताइए कि हमसे तो कोई मशवरा नहीं होता। मैं 50 साल से ये काम, 20 साल तो मैं चैम्बरों के इलेक्शन लड़ता रहा, वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लेता रहा कराची में कारोबारियों के, और उनका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है। पिछले 30 साल से मैं उस फोरम पे, यानी MNA के 6 इलेक्शन मैंने मेरा इस बजट में, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बिजनेस और कॉमर्स विंग का भी प्रेसिडेंट हूँ, और मैं इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस जिन्होंने मेरे जिम्मे की है, मैं ना चाहते हुए मेरे जिम्मे की है, बट आपसे मशवरा नहीं करते। एक लफ्ज भी बजट पे मेरा नहीं है, ये बजट का आपका जो सिस्टम ही है। क्या बात है? चंद टेक्नोक्रेट यहाँ पाकिस्तान में 5-6 टेक्नोक्रेट हैं। बात को खत्म ये कर रहा हूँ कि उनकी वजह से अगर पाकिस्तान की इकानमी इस हालत में पहुंची है तो आज भी हम उन्हीं की मदद ले रहे हैं। कोई भाई बिजनेस को बूस्ट करें। चलें, ये तो आपने फिर अपनी हुकूमत के खिलाफ ही एक चार्जशीट जो है वो उनके खिलाफ ही आ गई ना। मैंने उनके खिलाफ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे से भी सबसे मशवरा करें, जो आपके इलेक्टेड लोग हैं जितने भी हैं। आज मैं 2 दिन से इसाक डार साहब को फोन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख के आया हूँ कि हालात क्या हैं। लोग मुझे बताते हैं ये करो वो करो, मैं कुछ जवाब आया? वो बिजी हैं, देंगे जवाब। एक जवाब आया टेलीफोन, और मैं उस वक्त ठीक है। डॉक्टर खाकान साहब, तब तक आप ही का इस पे तज्जिया जानते हैं कि ये जो वजीर आजम कह रहे हैं और वजीर खजाना कह रहे हैं, जो अवाम को बता रहे हैं कि जी 22 करोड़ अवाम की दुआओं से हम ठीक कर लेंगे, डिफॉल्ट नहीं होगा, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आदाद शुमार हैं, जो अवाम रोज ब रोज महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है, खाने पीने की चीजें जो हैं वो लेना दुश्वार हो गया है, सो ये वाकई हम यकीन करें डार साहब की बात पे, वजीर आजम साहब की बात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, पहले तो समझ लें कि हम खड़े कहाँ हैं, ताकि आई थिंक कौम को भी बहुत कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं, फिर उसका हल क्या है जिससे तकलीफ कम हो। तकलीफ हर सूरत में होगी, और फिर अगर वो हल नहीं करेंगे तो तकलीफ क्या होगी। अगर आई थिंक द मिस्टेक दैट इज बीइंग मेड बाय अथॉरिटीज इज कि वो कौम को बता नहीं पा रहे इस चीज को कि हम इस तकलीफ में से गुजर जाएंगे तो बेहतर होगा। वो क्या है? नंबर 1 तो देखें ये है कि इस वक्त एक हम क्राइसिस में हैं, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है। आसान लफ्जों में आपने रखा 6.7 अरब डॉलर है हमारे पास। 12 महीने पहले हमारे पास 17.6 अरब डॉलर थे। 11 अरब डॉलर जो है वो हमने ब्लीड किया है अपने स्टेट बैंक के FX रिजर्व्स को। ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज क्यों है? आप एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। ये 3 लफ्ज जो है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी को पिछले कई माह से और आज भी क्लियरली डिफाइन करते हैं। आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस उसको मैच नहीं कर रही, और आप एक तकलीफ में जाते जा रहे हैं। इस ICU का डॉक्टर एक ही है, उसका नाम है IMF के पास आप जब भी जाते हैं तो प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो PMLN की गवर्नमेंट है, इनके साथ मैंने 2016 का प्रोग्राम एंकर किया है, द ओनली प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया था। पाकिस्तान कई प्रोग्राम्स में गया, कभी कंप्लीट नहीं कर पाया। अब आपको एक तो अपना IMF का दामन नहीं छोड़ना। नवंबर 3 से आज तक जो IMF 15 दिसंबर तक जो डिले आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था। इसमें मैं सिर्फ लीव इट PDM को यहाँ पे ये दे रहा हूं कि एक फ्लड्स की सिचुएशन बन गई है, आदादो शुमार जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं, हमारा मैक्रो फ्रेमवर्क नहीं बन पा रहा, फिस्कल फ्रेमवर्क नहीं बन पा रहा। फंड से अब भी बात हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कि ये मैक्रो फ्रेमवर्क एक सामने रखा है, इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं, इनको चेंज करना है और वो करना है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप राइड आउट कर सकें
2023 जून तक मडल थ्रू कर सकें, राइड आउट, जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, ये आपका ओनली एंकर है। इसमें जरूर तकलीफ होगी, आपकी कुछ प्राइसेस भी बढ़ेंगी, कुछ टैक्सेस भी बढ़ेंगे, कुछ आपको उनसे वेवर्स भी लेना पड़ेंगे, कुछ आपको एडजस्ट, पर ये तकलीफ उस तकलीफ से बहुत बेहतर है जो श्रीलंका गुजर रहा है। ये है एग्जैक्ट सिनारियो इस वक्त पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक है। हाँ। आपने ठीक है, एक तो आपने कहा कि जी सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने आईएमएफ का दामन नहीं छोड़ना, आपने कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम जो है उसको इसी तरीके से चलाते रहना है। लेकिन ऑब्वियसली अभी आईएमएफ के साथ जो आपकी मुश्किलात हैं उस पर भी बात करते हैं। पहले मुजम्मिल सबसे पहले तो बताइएगा, कैन यू हियर मी नाउ? जी आई कैन हियर यू सादिया, ठीक, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। चलें, ज़बरदस्त। मुझे बताइए कि आप डिस्कशन यहाँ पे हमारी सुन भी रहे हैं, आपने ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के और वज़ीर ख़ज़ाना के बयान भी सुने होंगे। आज जो रीसेंट बयान है वज़ीर ख़ज़ाना का वो ये है कि जी इस वक्त मईशत को सीधा करना है, तमाम जमातें बैठें, हमें एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करना है। यही चीज़ उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में बात की थी। अब आपको लगता है कि वाकई हालात ऐसे हैं कि हम सियासत को और सियासी बयानात को साइड पे छोड़ के वाकई पीटीआई को बैठ जाना चाहिए? अब तो वजीर खजाना खुद कह रहे हैं, डार साहब। देखिए, बात ये कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज नॉट एन इशू। मुझे एक बात बताएं ना कि हमने किस चीज से इनको रोका। इन्होंने हमें, आपको इफ यू गो बैक जनवरी 2022, हमने एक जॉइंट सेशन जिसमें आईएमएफ ये कहते हैं ना सख्त फैसले हमने किए थे। इस प्रोग्राम के सबसे सख्त फैसले ही पीटीआई ने किए। इनकी सोच भी नहीं है जिंदगी में। ये 22 साल से आईएमएफ कह रहा है, ये खाकान साहब बैठे हुए हैं कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करो। इन्होंने 22 प्रोग्राम लिए, आज तक इनको वादा करते थे, निकल जाते थे। ये पीटीआई की हुकूमत ने जो है फर्स्ट टाइम जो है स्टेट बैंक को जॉइंट सेशन, और इन्होंने इसके वोट अगेंस्ट किया, खिलाफ दिया। इसहाक डार लंदन में बैठ के जो है मईशत पे सियासत करते रहते थे। यहाँ पे इनके जो लोग थे, फिर अभी आप बात कर रही हैं, ये कह रहे हैं कि मईशत पे सियासत ना करें। कल आपने मिफ्ता इस्माइल का इंटरव्यू सुना है? ये तो आपस में सियासत कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मैं जब वजीर खजाना था तो इसहाक डार मेरे खिलाफ प्रोग्राम कराते थे डिफरेंट एंकर से। तो ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो ये इनकी पार्टी के अंदर ये सियासत कर रहे हैं, तो हमें कह रहे हैं ऑपोजिशन वाले जो जेन्युइन इश्यूज है उसको रेज ना करें। और दूसरी बात ये कि आप सादिया खुद बताएं मुझे कि सबसे पहले जब मुल्क में डिफॉल्ट की कोई सिचुएशन ही नहीं थी, मुल्क अच्छा चल रहा था, मार्च में ग्रोथ ऊपर जा रही थी, रिजर्व्स भी 15 अरब 16 अरब डॉलर थे, एक्सपोर्ट्स ऊपर, रेमिटेंसेस ऊपर, ना किसी रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग डाउनग्रेड की। इन्होंने आते ही 10 अप्रैल को जो है बोल दिया कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। डिफॉल्ट का अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। अब हमें कहते हैं कि आप ऐसी बातें ना करें, आप ऐसा बात ना करें कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। तो मैं ये कैसर साहब आपके साथ बैठे हैं, कैसर साहब आपके साथ बैठे हैं, इन्होंने एक बड़ी मुनासिब बात बोली कि पहले तो डिफॉल्ट की तारीफ यानी डेफिनेशन जो है ना, उसको ये बड़ा जबरदस्त टाइम है डिस्कस करना। ये जो हमारे हुकूमती अरकान है ना, एक बॉन्ड की पेमेंट पे कह रहे हैं हम डिफॉल्ट नहीं हुए। आप तो डिफॉल्ट हो चुके में। हमने 3 दिन पहले, आपने देखा होगा, खान साहब ने मईशत पे एक वो किया था जिसमें एक्सपर्ट्स बिठाए थे, तो उसको मैंने ही वो किया था, कोऑर्डिनेट किया था, जो मीडिया पे भी चला था। तो उसमें जो नॉन पीटीआई एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अल्फाज के इस्तेमाल किए। डॉक्टर राशिद ने बोला कि डिफॉल्ट इज स्मॉल नाउ, हम उससे क्राइसिस हमारा बहुत बड़ा हो चुका हुआ है। साकिब शरानी के अल्फाज थे कि हम सिलेक्टिव एंड टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुके हुए हैं। और ये कैसर शेख साहब ने खुद बोल दिया अभी कि -4 नहीं, जो कल ये शादियों में लोगों से मिले, इनको लोगों ने बड़ा, मेरे ख्याल से इनकी इज्जत अफजाई की होगी पार्टी की, इनकी तो बहुत इज्जत करते होंगे, लेकिन इनको ठीक ठाक सुनाई होगी कि भाई आपने तो हमारे कारोबार बंद करवा दिया। कहा होगा कि ऑब्वियसली ये चीजें जाएं, लीडरशिप को कन्वे करें। हाँ। शेख साहब जो है वो शरीफ आदमी है, वो इस्लामाबाद आ गए, उन्होंने कहा मैं जाता हूं, कन्वे करता हूं। डार साहब को 2 दिन से वो कह रहे हैं शेख साहब को टाइम मिल जाएगा, शेख साहब को टाइम अब इंशाल्लाह ताला मार्च के बाद ही मिलेगा। वो टाइम ऐसे कोई, ये पीटीआई नहीं है कि खान साहब को फोन कर रहे हैं और आ जाए सारे, ये वो जो है, और शौकत तरीन नहीं है, ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर होकर। सबसे पहले तो आप चीज ही ये देख लें। तो टाइम अल्लाह करे शेख साहब को मिल जाए इलेक्शन से पहले, तो बहुत गनीमत होगी। तो कहने का मतलब ये है। और दूसरा, शेख साहब को मैं एक बात में करेक्ट कर दूं। शेख साहब, आप 19 अरब डॉलर में जब खसारा छोड़ के गए थे, पहले साल में 19 से हमने 13 किया, दूसरे साल उसको
13 से 7 किया और तीसरे साल हमने 7 से 1.9 अरब डॉलर खसारा कर दिया था। जो चौथा साल जिसमें हम 12.5 पे छोड़ के गए थे, मिफ्ता ने 17.5 किया उसे, वो कमोडिटी सुपर साइकिल थी। शेख साहब थोड़ा सा आप कारोबारी है, मैं ये मंदू खेल से बात नहीं कर रहा कि जिसको ये बातें समझ ना आती हूँ, वो तो टाइप बोलते हैं। आप तो बिजनेसमैन है, आपकी कमोडिटीज में आप ट्रेड करते हैं। he wants to respond। मुझे एक ब्रेक लेनी है, सही बात तो करें ना। ब्रेक से वापस आते हैं, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कैसे शेख साहब, दोनों की आपने बात सुनी, मुजम्मिल साहब की भी और डॉक्टर खाकान ने भी जो बात की। जो डॉक्टर खाकान ने कहा कि IMF का दामन आपने नहीं छोड़ना, लेकिन अब उसी IMF का जो मुआहिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया, अब पूरी PMLN बल्कि पूरी PDM जो है वो आपको टीवी पे आके बताती है कि ये इकॉनमी जो है ना, ये उनकी वजह से थोड़ी ख़राब होगी। IMF के साथ जो मुआहिदा किया था वो गलत था, बड़ी गलत शराइत मान ली थी। तो वो अभी मुजम्मिल साहब भी बैठे, इनसे भी पूछ लेंगे कौन सी शराइत ऐसी मान ली PTI ने कि जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये IMF के हालात हो गए हमारे। तो बड़ा आसान सी बात है, ये इन्होंने जो मुआहिदा उनसे किया, अच्छा। ये पेट्रोलियम लेवी लगा के गए, अच्छा, और फिर इन्होंने पेट्रोल की प्राइस कम कर दी, बजाय कि उसके पेट्रोलियम लेवी को उसमें अब्जॉर्ब करने के, इन्होंने तो उसकी प्राइस कम कर दी। फिर उन्होंने टैक्सेशन का कहा था कि रेवेन्यू आपको और ज़्यादा चाहिए, उस पर भी अमल नहीं किया। देखिए, वो एक किस्म की डायनामाइट ये बिछा के गए। और फिर मैंने आपसे कहा कि 4000 अरब रुपए का डेफिसिट छोड़ के गए। ये जो फिजिकल डेफिसिट है, अच्छा। ये फिगर है, ये कोई तो 1.9 कह रहे हैं मुजम्मिल असलम। 1.9 क्या है उन्होंने? नहीं, GDP का 1.9 के करीब 4000 बिलियन जून का खसारा है हमारा, फिजिकल डेफिसिट है, जो अब बढ़ के और बढ़ गया है। ये नहीं तो ये अच्छा, और ये कह रहे हैं कि हम 13 बिलियन करंट अकाउंट छोड़ के गए, अगले 2 महीने में वो 16.5 हो गया या 17 हो गया। देखिए, 13 बिलियन आप 70 रुपए डॉलर भी बढ़ा दें, और फिर आप तो आए यही थे कि हम करंट अकाउंट को ठीक करेंगे, आप तो करंट अकाउंट छोड़ के मकसद। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ PTI ने किया, ये थ्रू आउट पिछली कई हुकूमतें एक दूसरी हुकूमत को और मुश्किल में छोड़ रही हैं। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए। इंडिया इस वक्त 17% उनका GDP का रेवेन्यू है। पहले 1990 में, मैं आपको पिछले 30 साल की स्टोरी बताऊं, 1990 में मनमोहन सिंह फ़ोन करते थे, मेरे दोस्त थे डॉक्टर महबूबुल्लाह, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुझे खुद उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह उनसे पूछते थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हम कैसे करें। तो वो, ये 1990 की बात करूँ, पाकिस्तान से 4 गुना थे। उन्होंने अपनी इकानमी को बूस्ट किया, उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिव दिया, और आज उनको 12 गुना हो गया। वो तो हो गई इकानमी, लेकिन रेवेन्यू उनका 20 गुना है। इकानमी 12 गुना है, रेवेन्यू पाकिस्तान से 20 गुना है। उनका GDP का 17%। हम रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रहे, हम एग्जेम्पशन पे एग्जेम्पशन दिए जा रहे हैं। हम अमीर आदमी को टैक्स ही नहीं लगाते, हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं। चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, चाहे PTI की हुकूमत हो, सारा गरीब आदमी दरमियाने बंदे पे टैक्स लगता है। तो अभी ये इमरान खान साहब ने बातें तो बहुत की, मैं आपको बताऊं, अच्छा। ये जो टर्फ दिया अभी टर्फ दिया, मैंने रजा बाकर साहब आए, नहीं ये अभी आए, मौजूदा गवर्नर आए, उनसे मैंने पूछा कि ये टर्फ जो आपने दिया 450 अरब रुपए है, ये कितने बंदों को दिया? उन्होंने तो मुझे बताया 650 पार्टियों को दिया, लेकिन एक्चुअली वो 100 ग्रुप हैं। अब अच्छा। अमीर आदमियों को आपने 0% पे सिर्फ सर्विस चार्जेस पे तो दे दिए। ये बताया ना मुझे मुजम्मल, क्या किया इन्होंने? आपका इंजन ऑफ ग्रोथ है, आपका जो SMEs हैं, जो आपके दरमियाने तबके के लोग हैं, आप सारा कर्जा तो उनको दे, वो मशीनरी आ गई और वो आप खड़ी हुई है। इस वक्त ये डेफिसिट तो है जो IMF का है, इससे बड़ा डेफिसिट, जो इससे बड़ा नुकसान है, मैं यकीन से आपसे कह रहा हूँ, वो हमारे लोकल रेवेन्यू का है। IMF बार बार कह रही है, उनको भी कहते रहे, उन्होंने अमल नहीं किया। हमने कुछ आके रेवेन्यू, इस वक्त 800 अरब रुपए का नया वो बजट कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, वो हम फिर इनडायरेक्ट टैक्स लगा देंगे, हम बजट लगाएंगे, वो भी आम आदमी पे पड़ेगा। जब तक आप अमीर देखिए क्यों तो ये हम इतने अरसे से सुनते आ रहे हैं, इतने सालों से सुनते आ रहे हैं कि अमीर आदमी को पे टैक्स लगाएं वो होता है। और दूसरा क्या है कि क्यों नहीं हो पा रहा? आपके यहाँ करप्शन इतनी ज्यादा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट
करप्शन तो अभी रिसेंटली आपने वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखी होगी कि करप्शन कम नहीं बल्कि बढ़ती चली जा रही है। और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिस मुल्क में नहीं आएगी, मैंने कितने मुल्कों को विजिट किया है, 50 साल हो गए मुझे। हाँ, बट कैसे आएगी? आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख लें, वो क्या रहा है? आप किसी ने होएगी कैसे? ये अगर टेक्नोक्रेट आपके वजीर खजाना बनते रहेंगे, ठीक है, वो देखिए जो ब्यूरोक्रेट है आपने उसने रुकावट डाली है। अब मैं बिजनेसमैन डॉक्टर खाकान से बिजनेसमैन को फैसिलिटेट ही नहीं करते। हमारा अपना बिजनेसमैन यहाँ नहीं इन्वेस्ट करेगा, बाहर वाला यहाँ के लेके क्या आ जाए। और पाकिस्तान आज डिफॉल्ट से मुराद ये, अगर एक जगह से लेके हम पे भी कर देंगे, डिफॉल्ट नहीं होगा अल्लाह के फजल से, लेकिन हम मुश्किल में और फंसते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी यहाँ से हम पैसे लेते हैं, ये कर्जा उतारते हैं, फिर पैसे लेते हैं, और फिलहाल हमारा मरीज वेंटिलेटर पे है। हम सब मिलके उसको अच्छे से अच्छे बोर्ड बिठाएं। मैंने मिर्जा इस्माइल का भी यही कहा था कि बोर्ड बिठाएं डॉक्टरों का। एक आदमी से अब मसला हल नहीं होगा। ठीक है, मुझे डॉक्टर खाकान से जो आपने बात की ना, जरा सिर्फ इसहाक डार साहब अकेले नहीं संभाल सकेंगे। उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई का पूछ ले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ पा रही? ये डॉक्टर खाकान जो भी इन्होंने शेख साहब ने बात भी की है, उस पर भी बताइएगा। और बार बार ऑब्वियसली हम कहते हैं कि अगर वो चाइना से अगर कुछ हमें इमदाद मिल जाती है, ये 3 अरब हमें मिल जाते हैं सऊदी अरेबिया से, तो हालात हमारे बड़े बेहतर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? एक तो उम्मीद है, और दूसरी चीज ये कि कितने बेहतर हो जाएंगे अगर आपको चीजें मिल भी जाती हैं? जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं कि आप एक जगह से पैसे लेते हैं, दूसरी जगह कर्जे उतारने में लगा देते हैं, लेकिन आप जो परमानेंट सोल्यूशन है ना उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। कर्जा तो बढ़ता जा रहा है, और ये तो पड़े रहेंगे ना आपके। कर्जा तो 130 अरब डॉलर हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर खाकान जी, फॉरेन कर्जा। तो सादिया, अब इसको देख लेते हैं। एक तो मैंने IMF का कहा, नंबर 2, क्योंकि अभी हमने FY23 जो मालियाती साल है जो जून तक चलेगा, और लेट से कि उसके करीब करीब आप इलेक्शंस में भी जा रहे होंगे, वो गुजारे। दूसरी बात वो है जो आप कह रही हैं, अभी आपको 32 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं। इसका क्या मतलब है? आपको 22-23 अरब डॉलर वापस करने हैं अदारों के, कंट्रीज के रोल ओवर्स हैं उसमें, और IMF के पैसे हैं, और 8 से 10 अरब डॉलर कहीं आपका करंट अकाउंट का खसारा है। तो लेट से कि आपको 32 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं। दूसरा टास्क एट हैंड यही है कि आप सऊदी अरेबिया से पैसे लें, रोल ओवर्स को इंश्योर करें, बायलैटरल से पैसे लें, मल्टीलैटरल से प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लैंडिंग कराएं। अगर ये आप सब कुछ कर लेंगे सादिया, IMF एंड द $32 बिलियन, तो FY23 जून में अगर आप एंड के साथ फिर प्रोग्राम करेंगी तो आप अनस्केथ्ड गुजर जाएंगे। अनस्केथ्ड से मतलब ये, देखिए, इमिनेंट डिफॉल्ट थ्रेट नहीं है पाकिस्तान में, बट मैं एक लफ्ज यूज करता हूं, पाकिस्तान का परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क बहुत हाई है। परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क जो है आपके बॉन्ड्स की प्राइसेस में भी दिखाई दे रहा है। 50 पैसे का बिक रहा है आपका इंटरनेशनल बॉन्ड जो 2024 में ड्यू है, यानी कि 100 रुपए की चीज 50 पैसे की बिक रही है। आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इस वक्त तकरीबन 50% पे है। प्लस ये है कि ऑफ कोर्स आपने इंपोर्ट्स को अपनी कर्ब किया हुआ है। सो इन अ सेंस आपने ब्लॉक किया हुआ है एट अबाउट $5.5 बिलियन कि आप इससे ऊपर इंपोर्ट नहीं होने देंगे। तो आप कह सकते हैं कि आप टर्किश की पेमेंट नहीं कर रहे, आप गूगल की पेमेंट रोके हुए हैं। ये है इस वक्त नंबर 2 आपकी चीज। अब आप आ जाएं कि लेट से कि आप ये करके गुजर जाते हैं, तो आपको इस असना में क्या और कर लेना चाहिए? मेरा ख्याल है 2 RLNG प्लांट्स PDM को बेच देने चाहिए। आई एम सो क्लियर ऑन दिस कि मतलब ये मैंने हर हुकूमत को, और मैंने इन सब के साथ काम किया है, दैट्स इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू हैव सर्व्ड विद ऑल दीज गवर्नमेंट्स। मैं कब से कह रहा हूं कि ये अच्छे प्लांट्स हैं, अनएनकम्बर्ड थे, इनको बेच दें, आपको पैसे आ जाएंगे। ये एक तीसरा काम है। आपको क्यों, हम करना क्या चाह रहे हैं? देखें, हम दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि यार ये बियॉन्ड दिस डिस्कशन कि हम हर वक्त हर एक से मांगते रहते हैं, हमारे पास कुछ और भी चीज है दुनिया में करने की, और वो ये है कि हम एक इन्वेस्टमेंट की बात की। आप FDI लाने का पाकिस्तान में देखें, ये तरीका नहीं है कि मैं एक प्लांट कोई आए बहुत बड़ा सेटअप करे। आप 2019 से कोशिश कर रहे हैं ऑयल रिफाइनरी सेटअप करने की, जो जब हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे। ये पाकिस्तान की जो गिवन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जो एग्जीक्यूटिव सेटअप है, यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। सो आप ये प्लांट्स बेच दीजिए, और फिर अगर आप आखिर में मुझसे कुछ सवाल करें कि पाकिस्तान को जब एक नई हुकूमत आ जाती है तो तब क्या करना चाहिए, वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल।
सही, उस पर बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपने कहा 2 प्लांट्स के हवाले से बहुत सारी ऐसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वाइट एलिफेंट्स बन चुके हैं जो कौमी खजाने पे बोझ हैं, बढ़ता ही चला जा रहा है। और हम आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि अब तो प्राइवेटाइजेशन के लिए भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। एक ज़माने में जब वो शौकत अजीज़ वांटेड टू प्राइवेटाइज ऑल दीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, तब हो जाता तो चलें आपको कुछ पैसे भी उसके मिल जाते। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो आपको कहीं पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो उस तरीके से नजर नहीं आती, बहुत सारी चीजें। मुजम्मिल असलम साहब, अब आप लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली इलेक्शन करा दें ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और वही सबब बनेगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। ये बताइए कि एक तरफ आपको ये बताया जाता है कि जी पैसे नहीं हैं, फिर हुकूमत की तरफ से ये भी कन्वे किया गया प्रेसिडेंट साहब को कि अभी हम इलेक्शंस में नहीं जा सकते। एक तो दहशतगर्दी वजह बताई गई कि हो सकता है कि उसके खिलाफ एक ऑपरेशन हमें करना पड़े, तो बहुत सारा पैसा आपको उस ऑपरेशन के लिए भी चाहिए होगा। दूसरा बताया गया कि जी इलेक्शंस में बहुत खर्चा आएगा, फिर आप लोगों के 2 असम्बलियां तहलील करने के बाद और फिर मरहलावार इलेक्शन कराने के बाद एक अलग डिबेट शुरू हो गई। आपके चलें जो भी है, हुकूमत आ भी जाती है वापस, आज आ जाती है, कल आ जाती है, 2 सूबों में पहले आ जाती है, बाकियों में बाद में आती है। आप इस इकोनॉमी को कैसे सीधा करेंगे? आपके पास क्या प्लान है? देखिए सादिया, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। मैं इतनी टेक्निकल बात नहीं करना चाहूँगा, मैं एक आसान अल्फाजों में बात करना चाहूँगा कि एक खस्ता हाल घर है और उसका जो मालिक मकान है उसके पास उसको जो है पैसे नहीं है सही कराने के, लेकिन उसका एक ट्रेड ऑफ है कि अगर उस पर थोड़ा सा खर्चा कर लेगा, साफ सुथराई कर लेगा, उसकी मुरम्मत करा देगा, तो उसको किराया अच्छा मिल सकता है। ठीक है ना? तो उस पे जो है उसके पास ट्रेड ऑफ है, या तो वो उसी घिसे पिटे घर को जो है वो दे दे किराए पे, या उसको थोड़ा सा सही करा के उससे जो है वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ले। तो अभी जो हमारी जो सियासतदान, हमारी जो पीडीएम हजरात हैं, ये कह रहे हैं कि घर बहुत घिसा पिटा है और इसकी जो है ना हम सफाई सुथराई नहीं कराते और इसको बस ऐसे ही चलाए। ठीक है ना? पीटीआई कहती है नो भाई, हमने ऐसे नहीं रखते, ये हमारी जायदाद है, हम इसको अप टू डेट रखेंगे, इससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर ये सारे काम करने से मुल्क में इस्तेहकाम आ जाता है, 40-50 अरब रुपए में इलेक्शन होना है, 40-50 अरब रुपए अगर कोई ऑपरेशन की बात करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है वैसे तो, कुछ इंसिडेंट्स जरूर हो रहे हैं लेकिन वो तो ऑन गोइंग है। ये 80 अरब रुपए ना देते अभी ये जो इन्होंने स्कीम में निकाले हैं अपने जो MNS के लिए, ठीक है ना? तो बेहतर ये इमरान खान की अगर मार्च में जब इमरान खान ने असेंबली तोड़ी थी तो आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था जुलाई में इलेक्शन करा दो। अगर उस वक्त ये इलेक्शन हो जाते जुलाई में तो आज शायद होते पीडीएम ही होते, यू नेवर नो। ठीक है ना? और उस वक्त तो ये इतने अनपॉपुलर भी नहीं थे। तो आज ये इज्जत से ना ये सारे काम कर सकते थे, ये जो है ऑपरेशन भी कर सकते थे, ये दूसरे मामलात भी ठीक कर सकते थे और ये सख्त फैसले भी कर सकते थे। प्रॉब्लम ये है कि अब भी यहाँ पे भी मौका है, कट ऑफ है कि दिसंबर में ये डिसाइड कर ले, मार्च अप्रैल में जो भी डेट है, और जो है उस पर डिसाइड कर ले और इलेक्शन करा ले। अगर ये मई तक रुके ना, मैं आपको एक बात बता दूं, या अगस्त तक रुके, चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। अब आ जाए पीटीआई के सवाल पे कि आपके पीटीआई क्या करेगी। देखिए पीटीआई ने एक ऑलरेडी हिस्ट्री स्टैब्लिश कर दी है। लकीली उस वक्त नजीब साहब, खाकान नजीब साहब जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थे और मेरी इनसे मुलाकातें भी रही हैं वहाँ पे। तो उस वक्त इनको पता है कि जब असद उमर के पास भागदौड़ आई थी तो पाकिस्तान के क्या हालात थे। 19 अरब डॉलर खसारे के अलावा 7-8 अरब डॉलर या 9 अरब डॉलर रिजर्व्स थे और मंथली हमें जो है डेट पेमेंट हमारी बहुत ज्यादा थी और करंट अकाउंट भी बहुत ज्यादा था। हमने जो है उधर से उसको रिवर्स किया और चीजों को बेहतर किया। अब ऑप्शंस वो वाले नहीं है हमारे पास। शायद उस वक्त हमें जो फ्रेंडली कंट्रीज ने जो एक लीवे दे दिया था 9-10 अरब डॉलर का एक ब्रेक मिल गया था हमें चीन से, सऊदी अरब से, यूएई से, वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन रेस्ट अश्योर आई कैन टेल यू कि हम आज भी इस तरह काम कर रहे हैं कि वी आर सिटिंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री और हम अपने प्लान्स और बैकअप्स और ये जो हमने सूरत हाल है इस पे इतनी क्लोज आई रखी हुई है कि शायद इन्होंने भी मैशत पे भी नहीं रखी हुई। हम जो पिछले 6 महीने में हम नंबर मुंह से बोलते थे ना कि ग्रोथ जीरो आप लोगों ने ज्यादा नजर रखी हुई है। ठीक है, शेख साहब ने बड़े एंजॉय किया आपकी बात, बड़ा वो मुस्कुराए इस बात पे। लेकिन ऑब्वियसली ये बात सही है। देखें जो मुल्क के हालात हैं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ हुआ है, आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स बट ऑनेस्टली जो गालम गलोच है, जो लान तान है, जुमलेबाजियां हैं, ताने दिए जाते हैं, ये इस तरीके का फूट या इंतशार एक खानदान में, घर में पड़ जाए तो वो घर नहीं चलता। ये
तो मुल्क है, मुल्क कैसे चलाएंगे? शेख साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं मुजम्मिल साहब? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मुजम्मिल साहब को पता है 450 अरब रुपए इन्होंने लुटा दिया, जो फ्री दे दिया बगैर किसी इंटरेस्ट का भी दिया। इनके पास तो बड़े प्लान हैं। 450 अरब पूछ रहे हैं ना मुजम्मिल साहब से कि किन लोगों, और वो क्या फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो आई है वो यहाँ खड़ी है या कुछ चल रही है, वही अगर देते कोई डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊँ, इन्होंने काफ़ी बड़ी घर के बारे में स्टोरी बताई। इस वक्त आपका मरीज जो है वो वेंटिलेटर पे है, बजाय इसके कि उसके लिए कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढें या कोई, आप उसकी शादी की डेटें आप कहते हैं इलेक्शन की डेट कर दें। वो बेचारा अच्छा, उनकी मिसाल थी कि भाई ये घर है, घर खराब हो गया, खस्ताहाल हो गया, उस पर बजाय कि हम मिलजुल के वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढे और मुल्क को बचाएं। ये लगे हुए हैं कि उसकी डेट फिक्स करो शादी की। 3 महीने मुझे ये बताइए सादिया, इन हालात में 1 हफ्ता तो गुजर नहीं रहा। मैं यकीन से जा रहा हूँ, नया एलसीज खुलने के बार बार तकलीफ हो रही है, 1 हफ्ता नहीं गुजरा। ये 3 महीने किसी को दे देंगे जो पॉलिटिशियन भी नहीं है। एक इंटीरियम गवर्नमेंट ये कहते हैं अब इलेक्शन करवा दो, तो 3 महीने और अभी तक वो तय नहीं, कौन तय करेगा? उसमें भी ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन सबके आएंगे कि वहाँ झगड़ा शुरू हो जाए। इस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी भाई कर लो मुजम्मल, आप अच्छी आपके अच्छा मेरे से एक बात बताइए, शेख साहब एक बात बताइए, आप देखें, आप मुझे याद है शहबाज शरीफ ने कहा, ऑपोजिशन लीडर ने इनको कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। आज फिर आप कह रहे हैं, आपकी हुकूमत कह रही है। अगर मुजम्मिल असलम की जो हुकूमत थी, जो पीटीआई की हुकूमत थी, वो इतनी निकम्मी थी, इतनी नाहल थी, मुल्क उन्होंने बुरी हालत में पहुंचा दिया, तो फिर इन्हीं के साथ आपने क्यों करना है चार्टर ऑफ इकोनॉमी? इनके मशवरे की आपको क्या जरूरत है? आपके पास इतने लोग हैं। हम हर पाकिस्तानी को कहेंगे इनसे क्या आपने इस वक्त हमारी मशावरत करनी है? आसान नहीं है, तब भी शायद हल निकलेगा कि नहीं। देखिए मुसलसल हम तकलीफ में हैं, हम अपनी चादर से ज्यादा पाँव पे। ये अभी आपने पूछा ना कि आप क्या करेंगे, आपने कोई एक भी तजवीज़ आपको समझ आई इन्होंने क्या करना है? कोई मुंह पहले प्लान तो कर लें। ये कहते हैं हमारे बैठे हुए हैं, पिछली हुकूमत संभालने से ज्यादा नजर रखे ये फिर असद उमर को ही दी ना नजर रखे, क्योंकि मेरे साथ ही उन्होंने काम किया है। फिर 3 महीने बाद उनको हटा दिया ना। इनके पास तो बड़ी प्लानिंग थी जो पिछली हुकूमत में आने के। कोई प्लान तो बता दे, किया क्या इन्होंने, रिजल्ट क्या दिए? यही किया ना कि 120 से लेके 190 तक पहुंचा दिया डॉलर। हमने भी 190 से आज 225 तक पहुंचा दिया। हम सबको चाहिए। चलें, आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक भी प्लान नहीं बताया कि वो करेंगे क्या। मैं आपका प्लान भी असल बात जो मुख्तसर से कह रहा हूँ, देखिए आपको लगता है कि इलेक्शन इस वक्त नहीं कर सकते? अगर इलेक्शन करवाएंगे तो 3 महीने संभालेगा कौन, किस तरह? चलें, ये भी पूछते हैं, ये भी इस पे भी बात करते हैं, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन मुझे मिसालें आप लोगों की बड़ी दिलचस्प लगी। वो कहते हैं कि जी ये घर की मानंद है, आप उस पे थोड़ा खर्चा कर लें, और खस्ता हाल हो गया है, खर्चा किधर रेनोवेट कर लें, उस पे थोड़ी वो आ जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपने बिल्कुल ही ऑपोजिट मिसाल दे दी। आपने कहा वेंटिलेटर पे मरीज है तो आप शादी करवाने चले। खर्चा करना है तो उसके इलाज पे खर्चा करो। ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट, क्या प्लान है, किस तरीके से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से इस मुल्क को निकाला जा सकता है? और ये जो इतनी ज़्यादा ईगोज बढ़ गई हैं सियासतदानों की, सियासी जमातों की, इन चीज़ों से हट के सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को फोकस किस तरीके से किया जा सकता है? पॉसिबल भी है, नहीं है इन हालात के अंदर? बात करते हैं एक वक्फे के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले ये डिबेट चल रही थी कि जो इलेक्शंस का मुतालबा है फौरी, वो किस तरीके से होगा, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि हुकूमत का अगर आप मौक़िफ़ सुने तो हुकूमत आपको ये बताती है कि हमारे पास इतने अभी तो पैसे नहीं हैं, जो कि ज़राए से खबरें ये भी आई कि प्रेसिडेंट साहब को भी कन्वे किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी मीटिंग के अंदर। और साथ ही साथ ये भी कि जो अभी कैसर शेख साहब बात कर रहे थे कि 3 महीने के लिए चलें, इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, 3 महीने के लिए केयर टेकर सेटअप आ जाता है, तो क्या वो जो आलमी मालियाती इदारों से डीलिंग्स हैं, जो फैसले करने हैं, वो किस तरीके से फैसले करेंगे? वो कैसे आप 3 महीने इकोनॉमी को केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो संभाल सकेगी? मैं इस सेगमेंट के अंदर ज़रा अगेन जैसे बात हो रही थी कि क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर ज़रा बात करते हैं। मैं डॉक्टर खाकान पहले तो आपका मौक़िफ़ इसी हवाले से जानना चाहती हूँ। आपको लगता है कि
इलेक्शंस हो जाना जो है वो बेहतर होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ही हम आगे मूव कर पाएंगे, या फिर ये केयर टेकर हुकूमत के दौरान मजीद चीजें बिगड़ सकती हैं मौशी तौर पे? सर ये एक टफ क्वेश्चन है, बट मेरा ये ख्याल है कि एक सर्टेनिटी की एयर जो है वो डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि मैं इन दोनों के साथ काम कर चुका हूं, पीपीपी के साथ भी कर चुका हूं, आई थिंक दे आर मैच्योर इनफ टू रियलाइज के दे हैव टू कम टू टर्म्स विद हाउ दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। अब चाहे इलेक्शन कल होना है, अगस्त में होना है, जून में होना है, दे आर सीनियर इनफ टू रियलाइज कि मुल्क जिस जगह पे खड़ा है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्नलिंग होनी है सारी बाहर। ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है जो इनको समझना है। उससे क्या मतलब है, हिज रॉयल हाइनेस को भी सिग्नलिंग होनी है कि हम कैसे मूव करेंगे, IMF को भी यही सिग्नलिंग होनी है। सो उस सिग्नलिंग के लिए आई थिंक ये एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी तय कर लें पहले कि हाउ आर वी गोइंग टू राइड द नेक्स्ट 7-8 months। दैट इज माई सबमिशन टू देम। देखिए अब फिर दूसरी बात ये होती है कि क्या केयर टेकर आके कर सकते हैं। देखिए मैंने 2-3 केयर टेकर्स के साथ भी बहुत क्लोजली काम किया, स्पेशली जब एक डिफिकल्ट टाइम था, जब 18 में जब चेंज हो रहा था, बिकॉज हम करंट अकाउंट के बड़े खसारे से आ रहे थे। हम उस वक्त भी विदाउट नेमिंग नेम्स वी वेंट टू आस्क फॉर सम फंड्स, वी हैड टू राइड दैट टाइम पीरियड। सो निम्बल केयर टेकर नहीं हो सकती इस टाइम पे, that one has to be clear about। we have to be smart caretaker where हमें ये अश्योर करना है। प्लान बहुत सादा है, प्लान यही है कि IMF को छोड़ना नहीं है, उसके मुश्किल फैसले हैं। अगर आपने आपस में एग्री करना है किसी चार्टर पे तो उन मुश्किल फैसलों पे एग्री कर लिए। मैं मुश्किल फैसले भी आपके सामने रख देता हूं, और ये मुश्किल फैसले आसान हैं कंपेयर टू श्रीलंका बनने से, हैव नो डाउट अबाउट दैट। मुश्किल फैसले क्या है? मुश्किल फैसले ये हैं कि गैस की प्राइसेस को तब्दील करना पड़ेगा। ये एक मुश्किल फैसला है पर करना पड़ेगा आपको। 850 अरब PDL जो भी तय हो गया है, जिसने भी तय कर दिया है, आपको उसको ऑनर करना है। उसमें शॉर्टफॉल है, आपकी टैक्स 7400 अरब में भी शायद शॉर्टफॉल है। आप 300-400 अरब IMF से तय करके नए टैक्सेशन कर लें, लेवी लगा लें अमीरों पे, बड़े घरों पे, बड़े लैंड ओनर्स पे, गुजर जाएं इस टाइम पे से। आपको ये तय करना है कि आपको किसी तरह गुजरना है। ये जो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज हैं उनको थोड़ा सा कर्टेल करना है, और IMF से एक फिस्कल स्पेस मांगनी है कि आप उन गरीबों पे खर्च कर सकें जिन पे आपने ये टाइम फ्लड में बहुत मुश्किल कर दिया है। अच्छा थोड़ी सी यहाँ मैं एक बात को बहुत एग्री करता हूँ। देखिए थोड़ी सी आपको टीम बनानी पड़ेगी जो फंड से ये मामला तय कर सके। ओके बिल्कुल सही है। ये आपकी सजेशंस आ गई कि ये प्लान है और इस पर अमल करना पड़ेगा। मैं मुजम्मिल असलम साहब आपकी भी जरा तजावीज़, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, पहले तो आप फरमा दीजिए इस पे। कैसर शेख साहब का इलेक्शंस के हवाले से आपने आर्गुमेंट सुन लिया। देखिए बात यह कि सादिया कैसर साहब जो है ना, मुन्ने के अब्बा की बात कर रहे हैं। मुन्ने के अब्बा वेंटिलेटर से आगे निकल चुके हुए हैं और पैलेटिव केयर पे आ चुके हुए हैं, और अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम मुन्ने की शादी की बात कर रहे हैं, और मुन्ने जो है ना, ये मुन्ने के अब्बा की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि कैसर साहब से मेरी मुदबाना रिक्वेस्ट है, आप किस चीज में हमसे चार्टर चाहते हैं? मैंने जैसे आपको कह दिया कि मिस्टर इस्माइल और इसहाक डार में चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं है। आपस में अभी कैसर साहब और इसहाक डार में नहीं है। इन्होंने इसहाक डार के बारे में कितनी बातें की कि मुझे टाइम नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते, ठीक है। तो वो नकात दे दें हमें कि किस पे करनी है। हमने तो अभी तक कोई चीज माना नहीं की। खाकान कह रहे हैं गैस प्राइस बढ़ानी है, वी एग्री विद देम, गैस प्राइस बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। जी जी चलें, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब आपका, मुजम्मिल असलम साहब आपका, डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपका भी। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।